सुप्रभात बच्चों। मैं सतीश कुमार राय, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, श्री श्री पूजन इंटर कॉलेज मलसा गाजीपुर। ग्रीष्मावकाश के बाद एक बार पुनः इस ऑनलाइन कक्षा की शुरुआत करता हूँ। बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने रसायन विज्ञान भाग 1 के 2 अध्याय पढ़े हैं, जिसमें पहला अध्याय ठोस अवस्था, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ठोसों, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के ठोसों की क्रिस्टल संरचनाएं एवं क्रिस्टलों से संबंधित विशेष प्रकार की जानकारियों के बारे में पढ़ा। दूसरे अध्याय में हमने विलयन के बारे में पढ़ा, जिसके अंतर्गत विलयन की सांद्रताएं, उनके ज्ञात करने की विधियां, उनके अणुसंख्य गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। अब हम रसायन विज्ञान भाग 1 के तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे। यह तीसरा अध्याय है वैद्युत रसायन, जिसके अंतर्गत ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, विद्युत चालकता, मोलर चालकता का सांद्रण के साथ परिवर्तन, कुलरास का नियम, वैद्युत अपघटन और इसके नियम, विद्युत अपघटन की परिमाणात्मक अभिमुखता, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोड विभव और उसका मापन तथा विद्युत रासायनिक श्रेणी, मानक इलेक्ट्रोड विभव एवं नर्न्स्ट समीकरण, गैल्वेनिक सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव, नर्न्स्ट समीकरण के उपयोग एवं धातुओं के संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। परिचय। ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रियाएं एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इन्हें रिडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। ये अभिक्रियाएं रासायनिक प्रक्रमों के लिए महत्वपूर्ण हैं तथा सामान्य जीवन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कोयला या अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थ का वायु में जलना, कपड़ों के रंग का उड़ना, लोहे पर जंग लगना, तांबे के बर्तनों पर हरी परत का जम जाना, बैटरी से विद्युत धारा उत्पन्न होना, ये सभी रिडॉक्स अभिक्रियाओं पर आधारित परिवर्तन हैं। अनेक प्रकार के औद्योगिक प्रक्रम, जैसे अयस्क से धातु का निष्कर्षण, कास्टिक सोडा का औद्योगिक उत्पादन, वनस्पति घी इत्यादि का निर्माण, धातुओं का शोधन, ये सभी रिडॉक्स अभिक्रियाओं के उदाहरण हैं। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन या रूपांतरण तभी संभव है जब तंत्र परिवेश के साथ विद्युत संचार में स्थित हो। विद्युत चालकों के प्रयोग
द्वारा इसे संभावित बनाया जा सकता है। जब समान या विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों के विलयनों में डूबे दो इलेक्ट्रोड रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में अथवा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, तो तंत्र को एक विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। मूलतः ये विद्युत रासायनिक सेल अपनी प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला है विद्युत अपघटनी सेल। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, विद्युत अपघटनी सेल कहलाता है। ऐसे सेलों में बाह्य स्रोत से एक विद्युत अपघट्य विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तथा यह प्रवाहित विद्युत धारा एक रासायनिक प्रक्रिया को जन्म देती है, जैसे विद्युत लेपन, धातुओं के विद्युत शुद्धिकरण इत्यादि इसके उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार का सेल है गैल्वेनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल के विपरीत वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उनको गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। इन सेलों में रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे शुष्क सेल है, लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल इत्यादि। अब इन सेलों में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में किस प्रकार से परिवर्तित होती हैं या कौन से कारक हैं जो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में या रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें मुख्य है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं, उनको ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीकरण और अपचयन की जो पुरानी अवधारणाएं हैं, उनके अनुरूप जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता था उसको ऑक्सीकरण कहते थे, जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता था उसको अपचयन कहते थे। या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है वो अपचयन कहलाता है, तथा वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन मुक्त होता था उसको ऑक्सीकरण कहते थे। या सामान्यतया ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें विद्युत धनात्मक गुण बढ़ता है उसको ऑक्सीकरण कहते थे, और जिसमें विद्युत ऋणात्मक गुण बढ़ता था उसको अपचयन कहते थे। लेकिन आधुनिक संकल्पना वह इलेक्ट्रॉनिक परिकल्पना है या इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना है जिसके अनुसार ऐसी क्रियाएं जिसमें कोई भी परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाता है या इलेक्ट्रॉनों का परित्याग किया जाता है, वहाँ उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऑक्सीकरण क्रियाएं। जैसे इन अभिक्रियाओं में हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन परमाणु ने एक इलेक्ट्रॉन परित्याग किया, हाइड्रोजन आयन बनाया।
कॉपर से क्यूप्रिक आयन, फेरस आयन से फेरिक आयन, स्टेनस आयन से स्टेनिक आयन या क्लोराइड आयन से क्लोरीन परमाणु, मैग्नेट आयन से परमैंगनेट आयन और फेरोसाइनाइड से फेरिसाइनाइड आयन। इन सभी में इलेक्ट्रॉनों के निकलने से या तो धनावेशित आयन बनता है या ऋण आवेश में कमी आती है। तो इन सभी क्रियाओं को हम ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। अब देखते हैं अपचयन। वह प्रक्रम जिसमें कोई परमाणु या अणु या आयन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उसको कहते हैं अपचयन। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद हाइड्रोजन परमाणु, क्यूप्रिक आयन क्यूप्रस आयन में, फेरिक आयन फेरस आयन में, स्टेनिक आयन स्टेनस आयन में, ये आयन है। उदासीन परमाणुओं में सल्फर परमाणु सल्फाइड आयन में, क्लोरीन परमाणु क्लोराइड आयन में और ऑक्सीजन परमाणु ऑक्साइड आयन में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके धनावेश की कमी कर रहे हैं या ऋणायन बना रहे हैं। तो इन सभी क्रियाओं को हम कहते हैं अपचयन। अब ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक दूसरे के पूरक हैं। ऑक्सीकरण प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, अपचयन प्रक्रम में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन तभी त्यागता है जब कोई अन्य पदार्थ त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए उपस्थित होता है। अतएव कोई पदार्थ ऑक्सीकृत तभी होगा जब कोई अन्य पदार्थ अपचयित हो रहा हो या उसका व्युत्क्रम प्रक्रम हो। मतलब ये कि ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाएं एक दूसरे के पूरक के रूप में देखी जाती हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक से किसी दूसरे अभिकारक को इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किया जाता है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया अथवा रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं, जिंक की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है, जिंक क्लोराइड बनती है और हाइड्रोजन निकलती है। अगर इसके आयनिक स्वरूप को देखें तो जिंक परमाणु जिंक डबल पॉजिटिव आयन में परिवर्तित होता है और कॉपर सल्फेट हाइड्रोजन जो H पॉजिटिव के रूप में है वो हाइड्रोजन के रूप में बाहर आता है। दूसरी एक अभिक्रिया है Zn प्लस Cu प्लस इज इक्वल टू Zn2 प्लस Cu। इसमें भी आप देखो जिंक आयन जिंक परमाणु जिंक आयन के रूप में और क्यूप्रिक आयन कॉपर ठोस के रूप में। जिंक परमाणु दो इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके जिंक धनायन बनाता है और इन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों को क्यूप्रिक आयन एक्सेप्ट करता है तो कॉपर का परमाणु बनाता है। इलेक्ट्रॉनों को निकालने के कारण जिंक पर आया धनायन इसके ऑक्सीकृत होने की प्रकृति को दिखाता है, जबकि क्यूप्रिक आयन द्वारा लिए गए इलेक्ट्रॉन इसके इसके ऋणावेश में वृद्धि करते हैं या ऋणात्मक गुण बढ़ता है। उदासीन धनावेशित आयन से उदासीन परमाणु की तरफ इसमें विद्युत ऋणीयता या ऋणायन गुण बढ़ता है तो यह अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक दूसरे की पूरक हैं। अब
इनकी अर्ध अभिक्रियाओं को देखते हैं। चूंकि किसी एक रिडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं। रिडॉक्स अभिक्रियाओं को व्यक्त करने वाले रासायनिक समीकरण दो अर्ध समीकरणों में विभाजित होता है। पहला अर्ध समीकरण ऑक्सीकरण को व्यक्त करता है, जबकि दूसरा अर्ध समीकरण अपचयन को व्यक्त करता है। जैसे हम इक्वेशन को देखें, जिंक सॉलिड +2H+Aq इज इक्वल टू जिंक डबल पॉजिटिव Aq+H2। इसमें दो अर्ध अभिक्रियाएं हैं। जिंक सॉलिड 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल करके जिंक का धनायन बनाता है। वैसे ही हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को टेकअप करके हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त होता है। तो इसमें पहली जो अर्ध अभिक्रिया है वह ऑक्सीकरण की अर्ध अभिक्रिया है। दूसरी अर्ध अभिक्रिया अपचयन की अर्ध अभिक्रिया है। अर्थात किसी भी रिडॉक्स समीकरण को ऑक्सीकरण तथा अपचयन अर्ध अभिक्रियाओं के रूप में ही व्यक्त कर सकते हैं तथा इनके मिलने से ही एक संपूर्ण रिडॉक्स अभिक्रिया का निर्माण हो सकता है। अब देखते हैं वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व। धात्विक चालक तथा विद्युत अपघट्य विलयन दोनों ही विद्युत धारा के संचालन में सक्षम होते हैं। किसी चालक से विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता को उस चालक की विद्युत चालकता कहते हैं। अर्थात किसी भी चालक में जितनी सुगमता से कोई विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, वह चालक उतना ही सुचालक होगा और उसकी चालकता उतनी ही अधिक होगी। वैसे ही किसी विद्युत अपघट्य विलयन से विद्युत धारा के प्रवाह की सहजता भी उसकी विद्युत चालकता कहलाती है। अब विद्युत चालकता से संबंधित कुछ नियम हैं। पहला नियम है ओम का नियम। इस नियम के अनुसार एक चालक पर स्थित विभवांतर उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होती है। अगर हम विभवांतर को V और विद्युत धारा को I से डिनोट करें तो V इज प्रोपोर्शनल टू I या V इज इक्वल टू R इंटू I, जहाँ पर R एक समानुपाती नियतांक है। इसको चालक का प्रतिरोध भी कहा जाता है। इसका मात्रक ओम है, जिसे ओमेगा से भी निरूपित किया जाता है। दूसरा है विशिष्ट प्रतिरोध। मान लेते हैं किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात R इज प्रोपोर्शनल टू L तथा R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A या R इज प्रोपोर्शनल टू L बटे A या R बराबर रो इंटू L/A। यहाँ पर रो एक नियतांक है जिसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध को कहा जाता है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काष्ठ का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर। इसी में यदि L बराबर 1 तथा A बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर तो R इज इक्वल टू रो। अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध ऐसे चालक
के प्रतिरोध को कहा जाएगा जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगला देखते हैं विद्युत चालकता। किसी चालक से विद्युत प्रवाहित करने की सहजता को उस चालक की विद्युत चालकता कहते हैं। ऊपर ही हमने बता दिया है। इसे चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर माना जाता है। अर्थात विद्युत चालकता C इज इक्वल टू 1/R, जहाँ पर R चालक का प्रतिरोध है। इसका मात्रक प्रति ओम या महो के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसे साइमन्स इकाई में भी व्यक्त किया जाता है। 1 साइमन बराबर 1 ओम इनवर्स इज इक्वल टू 1 म्यू इनवर्स इज इक्वल टू 1 महो। अब आते हैं विशिष्ट चालकता या चालकता। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा, ग्रीक अक्षर कप्पा से डिनोट करते हैं और कप्पा इज इक्वल टू होता है 1/रो, या आप इसको डिनोट कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A, या कप्पा इज इक्वल टू C इंटू L/A। यदि L बराबर 1 सेंटीमीटर और A बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर तो कप्पा इज इक्वल टू C, या यदि किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी विद्युत चालकता विशिष्ट चालकता कहलाएगी। जैसे चित्र में दिखा सकते हैं, ये हमने बता दिया। आप चित्र में देखिए, एक क्यूब बना हुआ है, इसमें लंबाई चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है। इसमें भरा गया है इलेक्ट्रोवैद्युत अपघट्य का विलयन। दोनों तरफ से तार लगे हुए हैं। अगर इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो जो इसकी चालकता आएगी वह विशिष्ट चालकता कहलाएगी। विशिष्ट चालकता के जो मात्रक हैं वो प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर या प्रति म्यू प्रति सेंटीमीटर या S प्रति सेंटीमीटर होगी। अब आते हैं तुल्यांक चालकता पर। वैद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता सांद्रण में परिवर्तन करने पर परिवर्तित होती है। इसका मूल कारण यह है कि विद्युत अपघट्य के विलयन में उपस्थित आयनों के कारण ही उनकी चालकता होती है। किसी विलयन की विशिष्ट चालकता वास्तव में उसके 1 घन सेंटीमीटर विलयन में उपस्थित आयनों की चालकता है। यदि 1 घन सेंटीमीटर विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या को परिवर्तित कर दिया जाए तो विशिष्ट चालकता का मान भी परिवर्तित हो जाता है। विभिन्न विद्युत अपघट्यों की चालकता की परिमाणात्मक तुलना के लिए एक नई राशि तुल्यांकी चालकता का प्रतिपादन किया गया, जिसे म्यू EQ से निरूपित करते हैं। परिभाषा देते हैं, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित एक विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता शक्ति उसकी तुल्यांक चालकता कहलाती है। आंकिक रूप में इसे व्यक्त करने के लिए लैम्डा EQ इज इक्वल टू कप्पा बटे CEQ, जहाँ पर CEQ ग्राम तुल्यांक प्रति इकाई आयतन में विलयन का सांद्रण है। यदि विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक VEQ
क्यू घन सेंटीमीटर में घुला हुआ है, तो आप देखिए सी ई क्यू बराबर 1/v/e³ ग्राम तुल्यांक प्रति घन सेंटीमीटर, या लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू v/e³। v/e³ तनुता पर किसी विलयन की तुल्यांक चालकता उस विलयन की विद्युत चालकता है जिसके v/e³ घन सेंटीमीटर आयन में विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। परिभाषा भी यहाँ दिया हुआ है, v/e³ तनुता पर किसी विलयन की तुल्यांक चालकता उस विलयन की विद्युत चालकता है जिसके v तुल्यांक घन सेंटीमीटर आयतन में विद्युत अपघट्य पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। आप इसको सूत्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, v/e³ इज इक्वल टू 1000/n घन सेंटीमीटर, या लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू k इंटू v/e³, या लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू k इंटू 1000/n, या हम इसको लिख सकते हैं लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000/नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन की नॉर्मलता। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल है तो पूछना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।